डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर पिछले 5 साल में रिपीट किया गया है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी इन रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो उस समय मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी इन मोशन। जब बॉडी मोशन में हो उस समय जो स्टडी करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उस मैकेनिक्स को? डायनेमिक्स। थर्ड क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी इन मोशन विथ द रिफरेंस ऑफ फोर्स। यानी फोर्स को मानते हुए, फोर्स को कंसीडर करके अगर मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम लोग बिना रिफरेंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा बॉडी, ए बॉडी which does not deform under action of external load is called rigid body। वेट कैसा क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। मास कैसा क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है तो वेट एक प्रकार का फोर्स होता है और डब्ल्यू बराबर हम पढ़ के आते हैं मास गुने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि मास का यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम होते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर एम बराबर फोर्स गुने डिस्टेंस होते हैं बाबू। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ऐसा यूनिट तो न्यूटन मीटर हो गया, लेकिन अगर सीधे यूनिट पूछता तो न्यूटन mm भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स सिस्टम में भी डिफाइंड है। फोर्स सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कंकरेंट को फोर्स सिस्टम, पैरेलल, लाइक, अनलाइक, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, ये सारे फोर्स सिस्टम में क्या करते हैं? हमको डिवाइड करते हैं फोर्स को। फिर बोला गया है कि फोर्स व्हिच लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेम पॉइंट। एक पॉइंट है जहाँ से बहुत सारे फोर्स क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। तो उस फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? कंकरेंट फोर्स सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स विच लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेम लाइन। बहुत सारे फोर्स जो क्या करता है? सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन से पास कर रहा है, उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। फिर नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ मोमेंट। मोमेंट का इफेक्ट क्या होता है? किसी बॉडी को टर्न कराना, रोटेट कराना ही क्या कहलाता है? मोमेंट कहलाता है। कपल इज फॉर्मेड बाई, कपल क्या होता है? जब दो इक्वल, पैरेलल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो उसको कपल बोलते हैं। जैसे साइकिल का पैडल, तो वो क्या होते हैं? कपल को बनने के लिए दो इक्वल फोर्स चाहिए, पैरेलल भी है दोनों फोर्स, और दोनों अनलाइक हैं, डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। फिर है कपल मोमेंट इज, कपल क्या है? एक फ्री वेक्टर है। कपल क्या होते हैं बाबू? फ्री वेक्टर होते हैं। कपल प्रोड्यूस, कपल कैसा मोशन प्रोड्यूस करता है तो रोटरी मोशन। जब भी कपल प्रोड्यूस करेगा रोटरी मोशन। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बोला है कि रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो R इक्वल टू माइनस ई, यानी रिजल्टेंट इक्वल टू माइनस इक्विलिब्रियंट। फिर है कि ए बीम विच वन इन फिक्स एंड अदर इन फ्री। एक ऐसा बीम जिसका एक इन फिक्स है और दूसरी का इन फ्री होता है, इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कितने कंडीशन होना चाहिए। तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला सभी फोर्स का जोगफल 0, उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला सभी फोर्स का जोगफल 0, और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा वो सभी का जोगफल 0 होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल इन सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ओनली वर्टिकल लोड को कैरी करता है, इसके लिए इस पर रिएक्शन कितने होते हैं, 1 होते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल इन रोलर सपोर्ट, जिस प्रकार सिंपल सपोर्ट के अंदर एक ही रिएक्शन है, उसी प्रकार रोलर सपोर्ट भी क्या करते हैं, ओनली वर्टिकल लोड को कैरी करते हैं, इसलिए उसके पास भी एक ही रिएक्शन होते हैं। हिंज सपोर्ट के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। हिंज सपोर्ट के पास कितने रिएक्शन होते हैं, 2 होते हैं। और फिक्स सपोर्ट के पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये याद करके रखिएगा, बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। फिर बोला है कि द सपोर्ट ऑफ बीम में भी, यानी किसी भी बीम के अंदर कितने प्रकार के सपोर्ट हो सकते हैं, तो सिंपल सपोर्ट हो सकते हैं, रोलर सपोर्ट हो सकते हैं, इसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं जो दोनों एंड से फिक्स हो, और हिंज, जो आप लोग क्या चापाकल के हैंडल देखते हैं वो हिंज सपोर्ट होता है। 4 प्रकार के जनरली सपोर्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड में भी, लोड कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो पॉइंट लोड, एक पॉइंट पर लगने वाला लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। यूडीएल जो क्या करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो लोड का इंटेंसिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं यूवीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड। बोला कि लोड विच एक्ट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पर जो लोड लगता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड विच डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, पूरे लेंथ के ऊपर जो जनरली क्या करते हैं, यूनिफॉर्म रूप से, यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूट आता है, तो उसको बोलते हैं यूडीएल। एफबीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। लामी थ्योरम अप्लीकेबल फॉर, लामी थ्योरम किसके लिए अप्लीकेबल होता है, तो 3 कंकरेंट फोर्स, एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों को प्लेनर होगा, तो उसी के लिए लामी थ्योरम अप्लीकेबल होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, कोई ट्रायंगल जैसा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो ये क्या होता है, 2 गुणे एरिया के बराबर होते हैं। तो वहीं बोला कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, 2 गुना होता है ट्रायंगल के एरिया के। फिर बोला कि रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल, कोई 2 फोर्सेस है जो एक दूसरे के साथ थीटा पर लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, तो हम पढ़ के आता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगर 2 फोर्सेस लग रहे थे तो उसका रिजल्टेंट तो पढ़ लिए थे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। फिर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो अल्फा निकालने के लिए तो tan इनवर्स लगा लेते हैं, तो q साइन थीटा बटा p प्लस q कॉस थीटा। फिर बोला कि रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 0 डिग्री पर होता है, इसलिए रिजल्टेंट का भी वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और इसको जब सोल्व करेंगे 0 डिग्री रहकर, तब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू का जो वैल्यू होता है ना, वही मैक्सिमम वैल्यू होता है। रिजल्टेंट का वैल्यू 180 डिग्री पर कम होता है, और वो वैल्यू कितना होता है, p माइनस क्यू होता है। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एट 90 डिग्री, अगर 2 फोर्सेज एक दूसरे के 90 डिग्री पर गया है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, F1 प्लस F2 के स्क्वायर, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि वेक्टर का 90 डिग्री पर यानी जो मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है a इंटू बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स P एट राइट एंगल ऑफ डायरेक्शन विल बी, कोई फोर्स P है, इससे 90 डिग्री पर इसका कितना होगा, P कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका कंपोनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बोला है एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेंट बीम, भाई डिटर्मिनेंट बीम किसको बोलते हैं, जिसका रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करके उसमें रिएक्शन जो लगता है उसको निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट बीम। तो कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और ओवर हैंगिंग बीम कौन सा है,
डिटर्मिनेंट बीम है। इनडिटर्मिनेंट बीम किसको बोलते हैं? जिस पर रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं, वो फिक्स बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, जिसका हम रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या ऐसा यूनिट होता है? तो उसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन। तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आयरन पर डिपेंड करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड नहीं करते हैं? इंडिपेंडेंट अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर बोला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई और एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, यानी लिमिटिंग केस के लिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर बोला गया है फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सारे चीज़ को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फ्रिक्शन में। क्या रिलेशन है फ्रिक्शन फोर्स? तो एफ इक्वल टू म्यू आर एन क्या होते हैं? एक दूसरे के रिलेशन होते हैं, जहाँ आर एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एफ होते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश द रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देन डायनेमिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू डायनेमिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन विच सेंट्रॉइड लाइज एज सेंटर। कौन कौन सा ऐसा प्लेन है जिसका सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंटर में लाई करता था। सर्कल का भी सेंटर में लाई करता है सेंट्रॉइड। स्क्वायर का भी सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? बीच में होता है। रेक्टेंगल का भी जो सेंट्रॉइड होते हैं एक दूसरे के बीच में होते हैं। तो ये सारे जो प्लेन है जिसका सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंटर में होते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल रेडियस आर। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कितना होगा? जिसका रेडियस आर है बेस से, तो बेस से नीचे ऊपर होता है ये जो सेंट्रॉइड होता है 4r/3 पाई। सेंट्रॉइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता है। हेमी स्फीयर का सेंट्रॉइड कहाँ से होता है? 3r/8 पे होता है। ये हमेशा माइंड रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल कितना होता है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल जो होता है नीचे से h/3, बेस से h/3 और ऊपर से कितने पे होता है? 2h/3 पे होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।